हेलो फ्रेंड्स। तो दिस इज़ अवर सेकंड क्लास ऑफ ऑडिटिंग। फर्स्ट क्लास में हमने इसके बेसिक ओवरव्यू लिया था कि ऑडिटिंग क्या होती है, छोटी मोटी चीज़ें जो हमने इसमें डिस्कस की थी। उसमें हमने डिस्कस किया था एक छोटा सा पार्ट अंकेक्षक। अंकेक्षक के बारे में आज अपन थोड़ा और इन डेप्थ जाके पढ़ते हैं। वैसे इसके ऊपर एक पूरा सेपरेट चैप्टर है आपके, है ना। बट उस चैप्टर को हम आगे फर्दर और डिस्कस करेंगे कि वो लेंथी सा चैप्टर है, उसमें एक एक प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, जो भी प्रोविजन है वो अपन पढ़ेंगे। बट फिलहाल आज अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं ओवरव्यू के रूप में। ठीक है, हमारी 3 से 4 क्लासेस सिर्फ ओवरव्यू में जाएगी, क्योंकि जब तक आपको इसका ओवरव्यू पता नहीं चलेगा तब तक आप इन डेप्थ पढ़ नहीं पाएंगे ऑडिटिंग, है ना। तो हम ओवरव्यू की अगर बात करें तो हम सबसे फर्स्ट देख रहे हैं आज अंकेक्षक कौन होता है। अंकेक्षक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिटर। तो अंकेक्षक वो व्यक्ति होता है जो अंकेक्षण का कार्य करता है। कौन होता है? अंकेक्षक वो व्यक्ति होता है जो अंकेक्षण का कार्य करता है। यानी वह व्यक्ति जो अंकेक्षण का कार्य करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिटर कहेंगे या अंकेक्षक कहेंगे। द पर्सन हु डन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग इज नोन एज ऑडिटर। ठीक, तो ऑडिटर एक्चुअल में वो कार्य करने वाला तो हो गया, चलो ठीक है सर, ये कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है ये ऑडिटर होता है। अच्छा, इसका मेन काम क्या होता है मालूम है? इसका मेन काम हमने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि वित्तीय विवरण जो ये बनाए जाते हैं कंपनीज के द्वारा या व्यावसायिक संस्थानों के द्वारा, तो इनके वित्तीय विवरणों के ऊपर एक राय प्रकट करनी होती है। ये राय प्रकट करने का काम ही कौन करता है? ऑडिटर। तो ऑडिटर का मेन काम क्या होता है? ये जो अंकेक्षक होगा यह क्या करेगा? यह वित्तीय विवरणों पर वित्तीय विवरणों पर उसकी उसकी सत्य व सही स्थिति सत्य व सही स्थिति के बारे में राय प्रकट करता है। क्या करता है? राय प्रकट करता है। तो ये देखो, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वर्ड है राय। तो इतना सा नहीं है कि सर इसने बोल दिया हाँ ठीक है इसके जो भी वित्तीय विवरण है एकदम सही है, नहीं। अब ये जो ऑडिटर है इसका मेन काम क्या होगा? ऑडिटर इन सारी अकाउंटिंग को, ठीक है, जो भी जनरल प्रविष्टियों से लेकर जब हमने फाइनल स्टेटमेंट बनाए, वित्तीय विवरण जब हमने तैयार कर दिए, उन सारे वित्तीय विवरणों में कि क्या सभी नियमों का पालन किया गया है, कि क्या सभी जो भी हमारे पास में एक्ट लगते हैं, अधिनियम लगते हैं, उनके नियमों का पालन किया गया है। ठीक है, लेखांकन के नियमों का पालन किया गया है, जो हमारे कानून होते हैं उनका पालन किया गया है। सबका पालन करके जो भी हमारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का पालन करके क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, क्या वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं? यदि हाँ और सारी स्थिति अगर उसको सही लगती है तब तो कहता ठीक है ये इसके वित्तीय विवरण सत्य और सही स्थिति प्रकट करते हैं। ठीक है, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो अपनी रिपोर्टिंग करता है। इसका मेन काम और क्या होगा? राय देगा, और राय के साथ में एक रिपोर्ट पेश करेगा, एक रिपोर्ट देगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में सारी चीजें लिखेगा, अगर इसको कहाँ कमी पाई गई है, कहाँ इसको लगा कि यहाँ पर प्रबंध में कुछ कमी है या यहाँ पर वित्तीय विवरण में कुछ कमी है, या किन किन सिद्धांतों का पालन किया गया है, किनका नहीं किया गया, सारी चीजें अपनी रिपोर्टिंग में क्या करता है? लिखता है। ठीक है, तो मेनली ऑडिटर कौन होगा? जो अंकेक्षण का काम करेगा। उसका काम क्या होगा? वो राय देगा। किसके ऊपर राय देगा? वित्तीय विवरणों के ऊपर वो अपनी राय प्रस्तुत करेगा, और राय प्रस्तुत करने के बाद में ये इन वित्तीय विवरणों की समीक्षा करके, समीक्षा मतलब रिव्यू करके, उसके ऊपर एक रिपोर्टिंग भी करता है। तो ये होता है हमारे पास में कौन? ऑडिटर। ठीक है, तो ये हो गया अंकेक्षक। अब बात करते हैं कि अंकेक्षकों का वर्गीकरण भी किया गया है। जी हाँ, अंकेक्षकों को उनके कार्य के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया। अंकेक्षकों का अगर वर्गीकरण की बात की जाए, वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन फंक्शन बेसिस, फंक्शन बेसिस यानी कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर मेनली 2 तरीके के ऑडिटर्स होते हैं। ठीक है, एक ऑडिटर होता है हमारे पास में इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर। एक हमारे पास में होता है एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो कार्य के आधार पर 2 तरीके के हमारे पास में ऑडिटर हो गए। इसको हिंदी में कहेंगे आंतरिक प्रबंधक, सॉरी, आंतरिक अंकेक्षक,
और ये जो होंगे ये होंगे बाह्य अंकेक्षक। बाह्य अंकेक्षक, ठीक है। तो दो तरीके के हमारे पास में कौन हो गए, ऑडिटर हो गए। अब देखिए, ऑडिटर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, तो ऑडिटर होने के लिए हमारे यहाँ पर कंपनी एक्ट लगता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी कंपनी से रिलेटेड या व्यवसाय से रिलेटेड चीज होती है उनके ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, कंपनी एक्ट, ठीक है। पहले कंपनी एक्ट 1956 था, बट अभी कंपनी एक्ट कौन सा हो गया है, कंपनी एक्ट 2013। तो अभी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब कहाँ लिखे हुए होंगे, कंपनी एक्ट 2013 में लिखे होंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कौन व्यक्ति अंकेक्षक होने के लिए योग्य होता है, तो वहां क्लियरली लिखा हुआ है कौन व्यक्ति योग्य होगा। वह व्यक्ति योग्य कौन होगा, वह व्यक्ति जो सीए हो, फर्स्ट चीज, सी यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है। और या फिर कोई एक पार्टनरशिप फर्म भी ऑडिटर बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म। बट फॉर्म में क्या होने चाहिए, सारे के सारे पार्टनर सीए होने चाहिए। तो दो चीज इन्होंने बताई कि कोई भी सीए होगा वो ऑडिटर बन सकता है, या कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो ऑडिटर बन सकती है। बट ऑल ऑल पार्टनर्स आर ऑल पार्टनर्स मस्ट बी सीए, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर कौन होने चाहिए, सीए होने चाहिए। तब तो क्या है, आप ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हो, है ना। तो कौन व्यक्ति ऑडिटर बन सकता है, तो एक तो सीए होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिसके सारे के सारे पार्टनर कौन है, सीए हैं। तो ये तो इसकी योग्यता हमने देख ली। अब हमें एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि इंटरनल ऑडिटर कौन होगा, एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होगा। दोनों ही कौन होने चाहिए, सीए होने चाहिए। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इंटरनल जो ऑडिटर है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ तक आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है। क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं उसमें यही सारी चीजें पूछी जाती है। मैं इंटरनल और एक्सटर्नल को ऊपर वापस लिखता हूँ एक बार। तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक तो ऑडिटर कौन होगा, ठीक है, उसकी योग्यता क्या होगी, सीए होना चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म में होना चाहिए। कार्यों के आधार पर उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, दो पार्ट्स में। एक तो इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, एक होता है हमारे पास में एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे आंतरिक अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक। और ये होगा हमारे पास में बाहरी अंकेक्षक, बाहरी अंकेक्षक। अब देखिए, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर क्या होता है। इंटरनल ऑडिटर वो होते हैं जिन्हें मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, यानी किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंध जो होता है, वो उनका अपॉइंटमेंट करता है। इनका उद्देश्य क्या होता है कि बिजनेस के इंटरनल काम में या बिजनेस को बेटर तरीके से कंट्रोल करने के लिए, यानी व्यवसाय के नियंत्रण के लिए, ठीक है, और आंतरिक जो भी प्रबंध की गतिविधियां होती है उसमें उनकी सहायता कर सके, इसलिए वो आंतरिक रूप से एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर। अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए, अपॉइंटमेंट यानी इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध जो होगा वो इनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स की नियुक्ति कभी भी मैनेजमेंट नहीं करता। एक्सटर्नल ऑडिटर्स की नियुक्ति व्यवसाय के मालिक करता है। जैसे अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के मालिक कौन होंगे, शेयर होल्डर्स, समझ गए। तो कंपनी के मालिकों द्वारा जिसकी नियुक्ति की जाएगी वो कौन होंगे, हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट करता है ओनर, यानी कि मालिक। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज की दशा में शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो किसकी नियुक्ति करेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर की। देखिए, एक्चुअल में ऑडिटर जो अगर मेरे हिसाब से कहें तो बेटर ऑडिटर कौन होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि आगे भी इसमें वो डिस्कस करेंगे। ये जो ऑडिटर होता है इसका अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट करता है, तो जैसा मैनेजमेंट कहेगा वैसा उसको करना पड़ सकता है, या कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट से डायरेक्टली रिलेशन में होता है ना। मैनेजमेंट इसके कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, बट वो जो ऑडिटर होता है ये अंदर का व्यक्ति नहीं होता है, बाहर का व्यक्ति होता है, ठीक है, और स्वतंत्र काम करता है। मैनेजमेंट उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, है ना। तो अपॉइंटमेंट हो गया,
दूसरा, ये कौन होगा? यह आंतरिक व्यक्ति होगा। आंतरिक व्यक्ति, अगर मैं कहूं तो ये बिजनेस का एक हिस्सा होता है, ठीक है, व्यवसाय का एक हिस्सा है। जबकि ये कौन होगा? ये बाहरी व्यक्ति होगा। बाहरी व्यक्ति होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा आंतरिक प्रबंध व नियंत्रण तथा आंतरिक प्रबंध व नियंत्रण करेगा तथा आंतरिक गतिविधियों का ध्यान रखेगा। आंतरिक गतिविधियां, बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो इनका मेन एम जो होता है इंटरनल ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का, वो क्या होता है? बिजनेस को सुचारू रूप से चला सकें। अगर उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां जो होती है उनके बारे में पता लगा सकें, वो कौन बताता है? इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। ये कभी भी रिपोर्टिंग नहीं करता। जबकि ये क्या करता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वित्तीय विवरणों पर, वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना। राय प्रकट करते हुए, राय प्रकट करते हुए रिपोर्ट करना, ठीक है। इसका जो कार्य क्षेत्र था ये हो गया। अच्छा, इसके कार्य क्षेत्र में एक चीज और, तथा इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो कौन बताता है? या फिर मैं ये चौथा पॉइंट ले लूं तो ज्यादा बेटर होगा। इसके कार्य क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र प्रबंध द्वारा बताया जाता है। प्रबंध द्वारा बताया जाएगा। यानी क्या क्या काम करेगा और सारी चीजें कौन बताएगा? मैनेजमेंट। लेकिन अगर उसकी बात की जाए एक्सटर्नल ऑडिटर, तो इसके कार्य का विवेचन जो होगा, कौन इसको बताएगा कि इसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है? इसको वो बताएंगे विधान। यानी विधान द्वारा बताए गए कार्यों के आधार पर, कार्यों को आधार, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट करता, सारी चीज मैनेजमेंट ही करेगा, तो इनका काम का भी कौन बताएगा? मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है विधान। विधान को मैं बता दूं, हमारे जो एक्ट है इसको अपन बोल सकते हैं कानून। एक्सटर्नल ऑडिटर्स की नियुक्ति कानून के आधार पर होती है, विधान के आधार पर होती है। विधान बताएगा किस तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट करना, उसी तरीके से अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट करेगा कौन? बिजनेस के ओनर्स करेंगे, ठीक है। तो जैसे विधान इनका अपॉइंटमेंट करता है, उसी तरीके से विधान ही बताता है, कानून ही बताता है, एक्ट ही बताता है, लॉ ही बताएगा, क्या बताएगा कि किस तरीके से कार्य करेंगे, उनके कार्य का क्षेत्र क्या होगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पर अभी जो चीजें पढ़ी हैं उसमें मेनली चीज तो क्या होती है? एक तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनका काम का क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, पांचवा पॉइंट, एक वर्ड आता है पेशेवर योग्यता। पेशेवर योग्यता, तो ये, अच्छा, पेशेवर योग्यता के साथ में लिख देना परीक्षा। क्या इन्होंने पेशेवर योग्यता की परीक्षा दी हुई होती है? क्या ये जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, ठीक है। यानी कि यहां आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं। इन्होंने प्रोफेशनल एग्जाम दिया या नहीं दिया, प्रोफेशनल एग्जाम देके अपॉइंट हुए या नहीं हुए, ठीक है। या फिर क्या इन्होंने अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स को प्रिपेयर पूरा कंडक्ट करवाया हो, प्रोफेशनल एग्जाम इन्होंने दिए हो, उसको पास करके यहाँ पर आए हो, ठीक है। प्रोफेशनल एग्जाम का मतलब यहाँ पर होगा सीए, ठीक है। तो इनका जरूरी नहीं है कि सीए ये हो या नहीं हो, ठीक है। बट एक्सटर्नल ऑडिटर जो होगा वो कंपलसरी है, यह परीक्षा पास करके ही आया हुआ होगा। पेशेवर परीक्षा उत्तीर्ण करके, यानी ये क्या होगा? ये कंफर्म एक सीए ही होगा। तो क्या जरूरी है इंटरनल ऑडिटर भी सीए हो? कोई जरूरी नहीं है। इंटरनल ऑडिटर सीए हो या नहीं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर तो डेफिनेटली क्या होगा? सीए होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे कि इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स क्या होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट में भी और हमारे ग्रेजुएशन लेवल में भी, ठीक है। तो इसको आप उतार लें। कोई डाउट हो तो आप मुझे फ्रीली कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। अब हम गुणों की बात करते हैं। गुण क्या होने चाहिए एक सीए के? गुण यानी कि क्वालिटीज। क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक सीए के अंदर, ठीक है। अगर नॉर्मल क्वालिटीज की बात करें अपन, तो देखिए नॉर्मल क्वालिटीज के अंदर क्या होना चाहिए? एक तो
इस व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमानदार। ईमानदार मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए। कोई भी अगर ऑडिटर है तो सबसे पहली चीज क्या होगी? ईमानदारी। अगर वो ईमानदार नहीं है तो वो ऑडिटिंग का काम अच्छे से नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। ठीक है, जिसका दिमाग एकदम सही हो। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? स्पष्टवादी। स्पष्टवादी होना चाहिए। स्पष्टवादी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जो सारी चीजें एकदम क्लियर करे। और चौथी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र होने का यहाँ मतलब क्या होगा? बिजनेस का कोई भी व्यक्ति ने प्रभावित नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ने प्रभावित करेगा तो ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और ये जो राय देंगे या जो रिपोर्टिंग देंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ ही जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एक, इसे व्यवसाय का ज्ञान होना चाहिए। व्यवसाय का ज्ञान। ठीक है, व्यवसाय का नहीं, बिजनेस का ज्ञान होना चाहिए। एक चीज ये तो देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये किसके होनी चाहिए? ये एक व्यवसायी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो व्यवसायी के गुण होंगे वो गुण तो इसमें होने ही चाहिए। इनके अलावा स्पेसिफिक इसको कुछ नॉलेज होना चाहिए। स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब इसे कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। कानूनों का ज्ञान। क्योंकि ऑडिटिंग का काम क्या होता है? ऑडिटिंग का काम एक चेक करना ही होता है कि क्या अकाउंटिंग के अंदर या उनके बिजनेस के अंदर प्रॉपर तरीके से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो लॉ ने बना रखे हैं, कानून ने बना रखे हैं, क्या उन्होंने इसका पालन किया या नहीं किया। तो अगर एक ऑडिटर को खुद को ही नहीं पता होगा कि कानून क्या है, तो किस तरीके से पता लगा पाएगा कि उसका कानून के जो पालना है वो की गई या फिर नहीं की गई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? उसको कानून का ज्ञान तो होना ही चाहिए। ठीक है, एक चीज होती है कि अलग अलग व्यवसाय होते हैं, है ना। क्योंकि ऑडिटिंग जो है वो अलग अलग व्यवसाय की होती है, तो जिस भी व्यवसाय के लिए उसको अपॉइंट किया गया, यानी कि विशेष अगर व्यवसाय आ गया उसके लिए अगर उसको अपॉइंट किया गया, तो उसको विशेष व्यवसाय की जानकारी भी होनी चाहिए, प्लस उसके बारे में भी जो कानून उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उसका उसको ज्ञान होना चाहिए। यानी कि विशेष व्यवसाय, विशेष व्यवसाय तथा संबंधित कानून का, संबंधित कानूनों का ज्ञान भी उसे क्या होना चाहिए। तो यहां पर ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती। और एक होता है लेखांकन सिद्धांत। लेखांकन के सिद्धांतों की जानकारी, उसे लेखांकन के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जो भी हमारे वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वो लेखांकन सिद्धांत के आधार पर बनाए जाते हैं। तो अगर आपने लेखांकन सिद्धांतों की जानकारी आपको नहीं होगी तो आप उनको रिव्यू कैसे कर पाओगे, उनकी समीक्षा कैसे कर पाओगे? खुद को ही नहीं पता होगा कि लेखांकन सिद्धांत क्या है, तो उनके सिद्धांतों में कमियों को हम कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो लेखांकन सिद्धांतों की भी आपको क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, कानूनों में यहाँ पर मैं बता दूं कौन कौन से कानून, जैसे कंपनी एक्ट हो गया, है ना, कंपनी एक्ट 2013, या फिर जैसे पार्टनरशिप एक्ट हो गया 1932। तो इस तरीके से आपको कानूनों का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान दीजिएगा, अपन ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी अपन ने यहाँ पर नहीं पढ़ी, सारी क्वालिटीज हमने यहाँ पर अभी नहीं पढ़ रखी है। ठीक है, तो एक सिर्फ ओवरव्यू हम ले रहे हैं कि एक ऑडिटर होता क्या है। इन सब के बारे में हमारे पास में सेपरेट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो सेपरेट चैप्टर्स भी अपन वापस डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक एक ओवरव्यू लेते जाइए। हमारी 4 से 5 क्लासेस सिर्फ ओवरव्यू की होने वाली है, उसके बाद में अपन 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया लाइक कर लें। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मैं फ्रीली आप कमेंट कर सकते हैं। हम जो ये कोर्स आपको करवा रहे हैं, ये जो हम जिस सिलेबस में से ले रहे हैं वो हम सिलेबस में से ले रहे हैं ICAI, सिलेबस एंड बुक्स। ICAI कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इसका स्टडी मटेरियल मैं आपको यूज लेके ये सारी चीजें आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए, जहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हमें करवाएंगे वो लिमिटेड चीजें कवर करते हैं, है ना। हम यहाँ पर सारी चीजें कवर करेंगे, कोई भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो हम उसका आंसर दें। ठीक है, थैंक यू।